बोथ द लाइंस आर पैरेलल। ये पैरेलल हैं तो प्रूव क्या करना है, ये दोनों भी पैरेलल होंगे। सही है। तो गिवन क्या है बताओ, गिवन है कि PQ इज ए लाइन एंड RS इज ए लाइन। और क्या गिवन है, ABCD, ये क्या है, ABCD ये ट्रांसवर्सल है। कौन सी ट्रांसवर्सल है, ABCD इज ट्रांसवर्सल। आशीष आप बताओ, आप तो टेक लगाए हो हाथ का, आधा दिमाग तो काम कर ही रहा होगा, बताओ। आधा भी नहीं कर रहा है, टेक से सिर्फ आधा काम करता है तो आधा तो होगा। चलो अनुष्का आप बताइए। BE एंड कितनी आसान सी चीज पूछी थी, देखो अब इससे सरल कब मिलेगा क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन मिलेगा। BE एंड CG आर ये चीज। चलो टू प्रूव, रिद्धि प्रूव क्या करना है, PQ इज पैरेलल टू RS। अब प्रूफ देखिए, गिवन है कि ये देखो इन दोनों को x ले लो और इन दोनों को क्या ले लो, क्योंकि बाइसेक्टर तो है ही है। सही है। ये दिया गया है कि गिवन क्या है कि BE किसके पैरेलल है बताओ, CG, ये तो गिवन ही है। और अगर ये मुझे बताओ BE CG के पैरेलल है तो ये रहा BE और ये रहा CG, तो क्या इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, x और y। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं इनकी तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये तो होता ही है। इफ लाइंस आर पैरेलल तो क्या होगा, ये इसके पैरेलल है, BE किसके पैरेलल है बताओ, CG के, तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्या ABE इक्वल हो जाएगा BCG के, जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल AB, किसके इक्वल हो गया बताओ, AB किसके इक्वल हो गया, दैट इज BCG। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने पर, अगर मैं डबल कर दूं तो बोलो डबल ऑफ AB क्या है, अंश, डबल ऑफ AB। AB का डबल क्या होगा बताओ, दैट इज इट इज इक्वल्स टू डबल ऑफ AB। बताओ जरा, AB का डबल, आधी रोटी का डबल क्या होता है, पूरी रोटी, हाफ ऑफ, है कि नहीं। तो मैं पहले दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, करो जरा 2 से मल्टीप्लाई, 2ABE और यहाँ क्या हो गया 2BCG। ये किसने बताया था, यूक्लिड ने, कि डबल ऑफ इक्वल थिंग्स आर आल्सो इक्वल, हाफ ऑफ द इक्वल्स आर आल्सो इक्वल। जो फिफ्थ चैप्टर में बताया गया है कि नहीं यूक्लिड थ्योरम में, कि 2 इक्वल के डबल भी इक्वल होते हैं, तो मैंने डबल कर दिया। तो डबल ऑफ AB बताओ जरा, AB क्यों, और एक चीज और बताओ, AB क्यों, और डबल ऑफ BCG भी बताओ, BCS। BCG का डबल क्या होगा बोलो, BCG का डबल करो, BCS, BCS। अब मुझे बताओ, तुमने ये बात अभी अभी कही है कि ABQ किसके इक्वल है, BCS, यहाँ देखो ABQ किसके इक्वल हो गया, ABQ अगर BCS के इक्वल है, कहने का मतलब है कि ABQ किसके इक्वल है, BCS। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो उससे तुम क्या इन्फर करते हो, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो उससे तुम्हें क्या पता चलता है, बोलो रिद्धि। लाइंस आप पहले यही प्रूव करना। मैंने इन दोनों को लेके चला, पहले किसको किसको लेके चला, इसको और इसको लेके चला, और बोला कि भाई ये दोनों लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसका डबल कर दिया। क्या कर दिया, लेकिन डबल करने से फिर फुल एंगल आ गया, और फिर फुल एंगल इक्वल है, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन से एंगल्स बताओ, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
सो इसीलिए पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। एक बार फिर से बताता हूँ, दूसरे मेथड से बताता हूँ, वो भी देखो। अब देखिए इसी का दूसरा मेथड, ये लाइन है, ये दो को ऐसे कर रही है और ये इन दोनों का क्या है बोलो, बाइसेक्टर। बीई और सीडी क्या है, बाइसेक्टर है। यस सर। और ये पूरी ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, एबीसीडी। ये क्या है, पीक्यू। ये क्या है, आरएस। ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों को एक्स एक्स ले लो, दोनों इक्वल है तो क्या ले लो, ये मुझे बताओ कि अगर BE पैरेलल टू CD, if lines are parallel, then their corresponding angles are equal. So इसका मतलब है then their corresponding angles are equal. कौन कौन से हैं इनके corresponding angles, बताओ जरा। तो क्या x is equal to y हो जाएगा भाई, लाइन पैरेलल है तो ये दोनों यस। तो अगर x y है तो क्या 2x is equal to 2y हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, और ठीक है बाई 2 लग गया। लेकिन 2x क्या है, ABQ। 2x क्या है, ABQ। और ये मुझे बताओ 2y क्या है, BCS। ठीक है, अब आगे लिखो, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, सो PQ इज पैरेलल टू x। इफ corresponding angles are equal then lines are parallel, so इसलिए PQ किसके पैरेलल हो गया, RS। अब देखो आपको एग्जांपल 5 यहाँ दिया गया है, एक एग्जांपल 5 करो, इस पेज को नहीं खोलना है बुक में, अगले पेज को खोलना है। एक एग्जांपल 5 करो और एक क्वेश्चन नंबर 5, दो काम करके दो। एग्जांपल 5 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर। की हाइट बढ़ाओ, लेकिन हाइट तुम्हारी सबसे छोटी है। That means if a polygon has three angles, तो उसे क्या कहेंगे? If a polygon has three angles, it is called closed polygon होगा। So if a simple closed polygon has three angles, तो क्या कहेंगे? It is triangle। तो जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 एंगल्स ही नहीं होते हैं, थ्री एंगल्स होंगे और 3 लेटरल्स होंगे। लेटरल्स का क्या मतलब होता है बताओ? इसे क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं बोलो? क्योंकि इसके पास 4 लेटरल है। लेटरल का क्या मतलब होता है? साइड्स। तो ये 4 लेटरल्स हैं, इस वजह से इसे हम ट्राइंगल के अलावा और दूसरा अगर नाम देना चाहें तो क्या नाम दें? ट्राइलेटरल, क्योंकि इसके पास 3 साइड है। इसको हम दूसरा नाम भी क्या दे सकते हैं बताओ? जैसे उसे क्वाड्रिलेटरल कहा, और अगर तीनों साइड इक्वल हो गई तब फिर मैं इसका क्या नाम दूँ? पहले तो ट्राइलेटरल दे दो, लेकिन अगर इक्वल हो गई तब क्या नाम दो? लेटरल। तो इक्विलेटरल हो जाए। सही है। A triangle has 3 vertex। इसमें क्या है? जहाँ 2 साइड मिलती है उसे क्या कहते हैं?
Vertex. Where two sides meet, it is called vertex. तो ये 3 vertex हैं. Vertex कौन कौन से हैं? A, B, C. और 3 laterals कौन कौन से हैं बताओ जरा. A, B, B, C और A, C. इसके 3 laterals हैं या 3 sides हैं. कौन कौन से हैं 3 sides? A, B, B, C और A, C. और 3 एंगल्स आशीष कौन कौन से हैं? बिल्कुल टेक लगानी है. तुम्हें टेक में क्या हाफ माइंड में अच्छा लगता है काम करना? हाफ माइंड में कंफर्टेबल हो आप. हाँ बोलो 3 एंगल कौन कौन से बता रहे? एंगल ए, एंगल बी. जो 4 ब्रेन की एक्टिविटी तुमने यूट्यूब में पढ़ा नहीं है कि 4 ब्रेन की एक्टिविटी चिन पर सपोर्ट करने से आप हो जाती है. यूट्यूब नहीं, मोबाइल कभी नहीं उठाते क्या? उठाया करो तो बड़े हो गए. सब देखो दुनिया. चलो 3 साइड्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं, 3 एंगल हैं. सही है. ये सारी चीजें होती हैं. अब आगे देखो. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. 3 साइड्स हो गई. आगे की बात देखिए. 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट. 2 फिगर्स को कब कॉन्ग्रुएंट करेंगे? Figures are congruent if they या these exactly overlap each other. Exactly overlap each other. एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लें तो उन्हें क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर. मान लो कि ये हाथ क्या इसे पूरी तरीके से ढक रहा है? Yes. तो इसे क्या कहेंगे? That is 2 hands are congruent. फिर से देखो. मान लीजिए मेरे पास 2 फिल्टर पेपर हैं. तो क्या वे एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक पाएंगे? ये 2 फिल्टर पेपर हैं. अगर कि कोई छोटा या बड़ा हो जाएगा तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को क्या कर लिया? बोलो ढक लिया. तो दीज आर कॉन्ग्रुएंट. बोलो बात समझ आ गई. तो 2 फिगर्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब वो एग्जैक्टली एक दूसरे को ढक लें. मेरा कहने का मतलब है कि स्वास्तिका, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 2 सर्कल्स हैं जो सेम रेडियस के हैं 3 सेंटीमीटर और दूसरा भी 3 सेंटीमीटर का है, तो क्या वे कॉन्ग्रुएंट होंगे? बताओ. तो सर्कल C1 एंड सर्कल C2 ये कैसे होंगे? बोलो. C1 एंड C2 आर कॉन्ग्रुएंट. अगर 2 स्क्वायर्स हो जिनकी साइड इक्वल हो तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी? तो 2 स्क्वायर्स लो. अगर मैं 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लूं, एक ABCD स्क्वायर लूं और एक PQRS, तो क्या अगर इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है और दोनों ही स्क्वायर्स हैं जिनका की एक एंगल 90 डिग्री है बाकी साइड से इक्वल, तो स्क्वायर होगा. तो ABCD किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ? बोलो. ABCD अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये ऐसे साइन लगाना. ABCD क्या है? इसे क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट. क्या कहते हैं? सर्वांग सम. इन दोनों के सभी अंग समान हैं. सर्वांग सम. दैट मीन्स ये किसके है? PQRS. तो क्या बोलेंगे? बोलो ABCD इज. इसे पढ़ा कैसा जाएगा बताओ? ABCD इज कॉन्ग्रुएंट टू. फिर से देखो. अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है और एक और ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5.8 सेंटीमीटर है. ऐसा. जबकि जो दूसरा फिगर है उसमें PQR है, उसकी PQ साइड 3 सेंटीमीटर है और AC साइड 5 सेंटीमीटर है और QR 5.8 सेंटीमीटर. इसका एक एंगल 80 डिग्री है जबकि इसका एक एंगल भी 80 डिग्री है.
इसका एक एंगल 70 डिग्री है, जबकि इसका ये 70 डिग्री है और ये 30 डिग्री। क्या सबका सम 180 आ रहा है? चेक करो। तो रिद्धि तुमको क्या लगता है, मान लो इस ट्रायंगल को कार्डबोर्ड में कट करें, उसके ऊपर ठीक ठीक रखें, तो क्या ओवरलैप कर जाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि दीज टू ट्रायंगल्स आर। अगर तुम इस ट्रायंगल को कट कर लो, मान लो तुम्हारे पास दो ट्रायंगल हैं, तो क्या तुम कैसे भी रख सकती हो वो उस पर ओवरलैप कर जाएगा कि जहां है बिल्कुल उसी के ऊपर अंगूठे पे अंगूठा ही लगाना पड़ेगा, तो छोटी उंगली पे छोटी, फोर फिंगर, यही तो करना पड़ेगा। इंडेक्स तो इंडेक्स इस तरीके से आपको, ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा करने से नहीं होगा। तो बोलो ए को तुम किसके ऊपर रखोगी और बी को? तो इसको बोलोगी कि A corresponds to P, B corresponds to Q and C corresponds to R। इसको ऐसे बोला जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा? क्योंकि A के दोनों तरफ सेम साइड्स हैं और एंगल भी सेम है, तो इसे ऐसे लिखना A corresponds to B, और बोल B नहीं, A किसको correspond कर रहा है? B को, और B किसको correspond कर रहा है? Q को। क्योंकि तुम्हें अगर रखना है तो B को Q पे ही रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। और C को किसके ऊपर रखोगे? सही है। और इसे पढ़ोगे कैसे? इसको करोगे corresponds, corresponds to, C corresponds to R। ये तो चीज हो गई। फर्दर, इफ ऑल थ्री एंगल्स, जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो, तो कहा जाएगा कि ट्रायंगल कैसा है? ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे क्या इंप्लाई हो रहा है बताओ? इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है? बताओ जरा, आप बताओ निकेश। ट्रायंगल PQR। बिल्कुल उसी ऑर्डर में लिखना। जहाँ A है तो तुमने यहाँ क्या लिख दिया? B, क्योंकि A और P करस्पॉन्डिंग है, और B इधर है, तो B के लिए तुम यहाँ क्या लिखोगे? Q, क्योंकि B और Q करस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो C के लिए क्या लिखोगे? R। बिल्कुल इसी तरह से। सही है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर स्वास्तिका तुमको दो ट्रायंगल दे दिए जाए, इसको पढ़ोगी कैसे? जरा इसको पढ़ के बताओ स्वास्तिका। ट्रायंगल ABC, इसको पढ़ो। एक करस्पॉन्ड, ठीक है, AP के संगत है। हिंदी का भी बोल सकती हो, इंग्लिश कठिन होती है। चलो, और अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोल पाओ तो सर्वांग सम बोल दो, वो भी हिंदी तभी आसानी है। अब जरा देखो, अगर तुमको एक ट्रायंगल ऐसा दिया हो और साथ में एक ट्रायंगल इस तरीके से दिया हो कि ABC, और यहाँ पर EFG ऐसे किया, और ये भी दिया है यहाँ पर कि दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। साथ ही साथ इन दोनों में यहाँ 80 दे दिया है, यहाँ 70 दे दिया है, यहाँ 30 दे दिया है, तो 80 दे दिया है, 70 दे दिया है, और क्या दे दिया? देखो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। टू ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट हो? इफ देयर ऑल साइड्स आर इक्वल। उनकी तीनों साइड्स क्या हो? तीन साइड्स इक्वल हो, और उनके थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर मान लो 4 और 5 के बीच यहाँ 80 डिग्री है, तो यहाँ ऐसा ना हो जाए कि 4 और 6 के बीच 80 हो जाए, ऐसा ना हो। जो करस्पॉन्ड है, जिन साइड्स के बीच एंगल जो फंसा हुआ है, वो वही एंगल होना चाहिए। यहाँ कौन सा एंगल फंसा है? बोलो 4 और 5 के बीच 80, तो वहाँ भी 4 और 5 के बीच 80 हो। धोखे से कोई 80 70 अलग पलट दे तो बोलो नहीं है, ये तो गारंटी नहीं है। बात समझ आएगी नहीं? तो होना क्या चाहिए? इफ 3 साइड्स आर इक्वल
ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स, और 3 करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग का मतलब समझ रहे हो बेटा? तुम टेक थोड़ी देर हटा लो, फिर लगा लेना। अभी जैसे समझाएं तो फिर तब हटा लिया करो, और फिर अपना लगा लो जैसे ही अपना आराम करना हो तुम। यहाँ तुम देखो, ठीक है? तो क्या होना चाहिए आशीष? इफ 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, 6 चीजें इक्वल होनी चाहिए, 3 साइड और 3 एंगल। इतना हो जाए तो अनाउंस कर देना, जाओ तुम्हारे दोनों के ट्रायंगल कैसे हैं। तो क्या होना चाहिए? इफ 3 sides of both the triangles are equal, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? That is 3 angles are also equal. 3 sides of both triangles equal. और क्या होना चाहिए? 3 corresponding एंगल। करस्पॉन्डिंग समझ गए कि किनके बीच कौन सा एंगल है? आर इक्वल। तो अब वैसे यहाँ पे जो जो होना चाहिए बिल्कुल वही है। देखो 4 और 5 के बीच 80 डिग्री, तो यहाँ भी 4 और 5 के बीच 80 डिग्री है। 4 और 6 के बीच 70 है, यहाँ भी 70 है, और 6 और 5 के बीच क्या है? सही है? बोलो, बात समझ आ गई? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इन अबव डायग्राम देख लो, ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है? स्वास्तिका। हाँ, F, क्योंकि तुमने कहा जो A है वही F है, तो A को इन्होंने F से करस्पॉन्ड करा दिया होगा, और B को ये किससे मिलाना चाहती? B यहाँ 70 है, G तो बोल दिया G। और बोलो C किसके बराबर है? C किसके सिमिलर है? तो FGE हो गया। यहाँ ऐसा इन्होंने क्यों कहा? S ऐसा इसलिए कहा ABC इसके कॉन्ग्रुएंट। इसे कैसे पढ़ा जाएगा? इज कॉन्ग्रुएंट टू, बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा। S चेक करो, क्योंकि AB किसके इक्वल है? बोलो प्रभात, AB किसके इक्वल है? बोलो, GF के इक्वल है कि FG? बोलो FG। यहाँ से देख के बोला प्रभात, जैसे A से B गए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है प्रभात इस मामले में, समझौता नहीं करते। उन्होंने बोला सर अगर आप यहाँ A से B जा रहे हो 80 से 70, तो सर हम भी 80 से 70 चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, लाइन वो कितना बड़ा काम कर रहा है। एक यहाँ मैं A से B चला, AB, तो मैं यहाँ 4 बोला, तो वो ये भी बोले FG, ये भी 80 से 70 चल रहे हैं। तो AB किसके इक्वल है? बोलो, या यहाँ से पढ़ लो, जब यहाँ A से B चलो तो यहाँ भी किससे चलो? F से G, FG। मुझे ये बताओ कि AC, आप बताइए MV, AC किसके इक्वल? चल पढ़ो। बोलो, AC, ये A से C चली, ये बहुत अच्छा चल रही है, कितना अच्छा चल रही है। F से ही चली, अच्छा सी से पता चल रहा है। जब मैंने कहा AC, तो मैंने कहा AC किसके इक्वल है? तो जब मैं 80 से 30 चलता हूँ तो ये भी FB चलती है 80 से 30। शी इज सो स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन। एक चीज और इनकी चाल देखो, दैट इज BC किसके इक्वल है? AC FE। बोलो BC भी, और बताओ B से C। देखो मैंने इनसे पूछा BC, तो ये कैसे चलेगी? BC, तो ये क्या हुआ? G। क्या 3 साइड्स इक्वल हो गई? अब एक और चीज बताओ, एंड फर्दर एंगल ABC किसके इक्वल है? रिद्धि ABC। चेक करो, जब मैं यहाँ से A से चल रहा हूँ, ABC, तो ये ऊपर बिना देखे यहीं से सब बता देती हैं। FGE, ऊपर भी कोई देखना चाहे तो देखो ABC 80 70 30, और यहाँ भी ये कैसे चल रही है? FGE 80 वैसे भी चल सकते हो, बिल्कुल ऑर्डर, ये करस्पॉन्डेंस इनकी सही है। तो इट इज FGE। ये बताओ PAC किसके इक्वल है? रिद्धि BAC GFE। बहुत अच्छा। देखो
इन्होंने भी निकेत ने भी चल गया, बी से ए गए फिर सी गए और यहाँ से भी कैसे गए, बी से एफ गए और जी एफ टी। प्रभात ये मुझे बताओ कि एंगल सी बी ए किसके इक्वल है? अभी सी एंगल नहीं है, सी को पकड़ना है। ए सी बी बताओ, ए सी, एक बार सी भी ले तो तीनों आ गए, बीच में बी है, ए सी। ए सी भी बताओ। देखो अब ए सी बी कैसे करते हैं, ए से सी जा रहे हैं और फिर बी, ऐसे यहाँ पे कैसे चल रहा है, एफ एफ ई जी। एक सरल प्रश्न आशीष आपसे पूछा जा रहा है कि ए पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू, A corresponds to F, B corresponds to G और C corresponds to E। सही है। टोटल 6 पैरामीटर चाहिए, कौन कौन से? 3 साइड और 3 एंगल इक्वल होने चाहिए। कितने चीजें चाहिए बोलो कॉन्ग्रुएंसी के लिए स्वास्तिका? 6 पैरामीटर्स, 3 साइड्स और 3, सही है, 6 पैरामीटर। सो 6 पैरामीटर्स आर नीडेड टू एस्टैब्लिश कॉन्ग्रुएंसी। देखो 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? दैट इज 3 साइड्स और 3 एंगल्स शुड बी इक्वल। ये क्या होना चाहिए? शुड बी इक्वल टू एस्टैब्लिश। 6 चीजें होनी चाहिए। देखो मेरी 6 इक्वल है पूरी ना, तो क्या कहोगे? एस्टैब्लिश कॉन्ग्रुएंसी। अब आगे की बात। हाउएवर अगर केवल 3 पैरामीटर मिल जाएं, खास पैरामीटर, तो तुम ये अनाउंस कर देना कि कॉन्ग्रुएंट है। अब जरा देखो, एक ही बात है। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी नाउन की तरह यूज कर रहा हूँ, ये सही है। कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब देखो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। पहली चीज देखो कि अब देखिए कुछ क्राइटेरिया है। हाउएवर मेरा कहने का मतलब है इफ एनी 3 क्राइटेरिया, 3 पैरामीटर आर सेम, एनी 3 पैरामीटर्स आर सेम, सारे ना हो, 6 की जरूरत नहीं है, 3 पैरामीटर्स आर सेम, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स आर, देख लो सबसे पहले आरिश ने एक लाइन खींची और मोहजीद ने भी एक लाइन खींची। इन्होंने 6 सेंटीमीटर की खींची और इन्होंने 6 सेंटीमीटर। ये आरिश का काम है, मोहजीद का काम। इन लोगों को क्या करना था, किसी एक फेस्टिवल के लिए स्कूल में था, तो एक पतंगी कागज की झंडी वहाँ बनानी थी टांगने के लिए। तो अब उसके लिए लोग काम कर रहे थे। एक पेपर, कलरफुल पेपर मिला था, तो इन्होंने 6 की लाइन खींची, इन्होंने इसकी खींची। अच्छा, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल उठाया, तो मोहजीद ने भी उठा दिया। कितने डिग्री का? 45 आरिश ने बनाया, तो मोहजीद ने भी कितने का बना दिया? 45। फिर यहाँ पर कंपास लेके इन्होंने इसको कट किया 5 सेंटीमीटर, और फिर मोहजीद ने देखा आरिश ने कट किया, तो तुरंत मोहजीद ने भी 5 सेंटीमीटर कट कर लिया। अब इन लोगों ने एक गड़बड़ी की, बस इसको मिला दिया और इसको भी मिला दिया। अब दोनों सोच में बैठे हैं कि क्या हमारे दोनों पतंगी कागज, दैट इज काइट पेपर, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। इन्होंने तो सिर्फ 3 पैरामीटर्स लिए थे, क्या ये ओवरलैप करेंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर जाएंगे कि कभी डिफरेंस भी हो सकता है कि नहीं होगा? कभी भी नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसे करोगे, चाहे तुम 100 बना लो, सब एक दूसरे पे कर जाएंगे कि नहीं? तो अब इन्होंने जब रख के देखा तो एग्जैक्टली ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। फिर इन्होंने तो बनाना शुरू कर दिया, रात तक बनाते रहो, सब ओवरलैप होते। तो इस चीज को कहते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस, दैट इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। क्या कहेंगे? SA
एस कॉन्ग्रुएंस। तो इन्होंने कौन कौन सा फिगर बनाया जरा चेक करो, ए बी सी, और यहाँ पर नाम लिख लीजिए पी क्यू आर, ठीक है। तो अब इस पहले क्राइटेरिया का नाम क्या है बोलो, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। उस क्राइटेरिया मीट करना पड़ता था एक क्राइटेरिया, तो इसको एसएएस भी कहते हैं, एसएएस कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस। अब जरा चेक करो, तो अब लिखोगे, अगर तुमको रिद्धि ये बता दिया जाए इस पेपर को एक दूसरे के ऊपर रखो, तो बोलो कौन सा पॉइंट किसके ऊपर रखोगे, बी किस पे रखोगे, बी बी ए रखोगे ना। अब तो उसी तरीके से लिखो, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल लोग बता, उसी ऑर्डर बोलना। जब मैंने ए यहाँ पहले बोला है तो तुम वहाँ जब ए से बी जाके सी गई तो यहाँ कैसे जाओगे, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो कैसे जाओगे बोलो, जिसको जहाँ जिसके ऊपर रखना पॉइंट टू पॉइंट जोड़ा जाता है। तो क्या चीज लिखी जाए बोलो, पी क्यू आर। ये मुझे बताओ कि ए बी किसके इक्वल है, ये अच्छा है। जब तुम ए से बी चलो तो यहाँ भी कैसे चलो, बी से क्यू, दोनों कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये गिवन है ना, बोलो गिवन है। ये मुझे बताओ स्वास्तिका, बीसी किसके इक्वल है, बिल्कुल यहाँ से देख के बोलो, बीसी किसके इक्वल है, यहीं से देख के। ये तो तुम समझ गए ना कौन सा किसके ऊपर रखना है, तो वैसे वैसे लिख दो, फिर यहीं देख देख के बोलती जाओ। तो क्या लिखेंगे बोलो, BC इज इक्वल्स टू क्यू आर। नाउ सोनाक्षी मुझे बताइए कि एंगल ABC, ABC एंगल किसके ऊपर है, बिल्कुल उसी ऑर्डर में आप बोलें जैसे ABC, तो यहाँ क्या बोल रही हो, बोलो सही है, दैट इज इक्वल्स टू पी क्यू आर। ये कितना है, ये भी गिवन है, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। और जब तीनों आपके क्राइटेरिया मैच कर गए, ठीक है, एंगल बीच में ही होना चाहिए। अगर एंगल को यहाँ 45 दे दे तब नहीं माना जाए। फिर से समझो अनिकेत, मान लीजिए ये दो ट्रायंगल हैं और इसमें ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, सही है। अब इन्होंने यहाँ 45 लिया, आरिश ने, अब मोजीद ने कहा कुछ नहीं होता है, हम तो 2 ये ले रहे हैं, इसको दबा दिया। मोजीद ने बोला कि हम दबा देंगे, आरिश देख नहीं रहा, दबा दो, और दबा के बोला हम तो यहाँ का 45 लेंगे। तो उसने कहा कुछ नहीं होता है, तुम वहाँ ले रहे हो, हम यहाँ ले रहे हैं, 2 एंगल और साइड तो है ही है। तो क्या अब इनके पतंगी का कागज, दैट इज काइट पेपर्स, विल ओवरलैप एग्जैक्टली। इसने ले लिया है SAS और ये ले रहा है SSA। ये क्या ले रहा है, अब बोला उससे कुछ नहीं होता है, 2 साइड और एक होना चाहिए, तो ये SSA देख रहा है, और ये क्या देख रहा है बोलो, SAS। तो अगर दोनों के सेम करस्पॉन्डिंग नहीं इक्वल होंगे तो फिर वो पेपर ओवरलैप नहीं करेगा। वो दबा दिया उसने अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके, फिर एंगल बदल लिया, एंगल और कहीं ले रहा है, तो क्या हो पाएगा, साइज तो सेम थी तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब एक और भी दिक्कत आई इन लोगों की। इन लोगों ने ये अनाउंस तो कर दिया कि भाई हमारा 3 चीज़ है, SAS क्राइटेरिया मैच कर रहा है, सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इसके आगे दोनों क्या लिखते हैं, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, बोलो ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, 3। उन्होंने बोला जाके टीचर के पास, टीचर हमने 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल, इस एंगल को क्या कहते हैं, इंक्लूडिंग एंगल। इफ 2 साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स एंड इंक्लूडिंग एंगल बिटवीन देम आर इक्वल, then the 2 triangles are congruent. This is SAS congruency criteria। अभी लिखा भी देंगे, यदि 2 त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा उनके बीच निहित कोण समान हो तो वे दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यही लिखाना है, सही है, 2 साइड और एक एंगल, सही। अच्छा, तो फिर बोलो क्या हो जाएगा SAS कॉन्ग्रुएंसी से, प्रियांशु कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया बोलो,
तीन चीजें जो दिखानी थी, दो साइड दिखा दी और एक क्या दिखा दिया बीच का, इंक्लूडिंग एंगल। उन्होंने बोला मैंने तीनों चीज दिखा दी, नाउ वी हैव ए राइट टू से दैट दीस आर कॉन्ग्रुएंट। अब फिर सोच में पड़ गए, बोले तीन चीज तो इक्वल है, अब क्या ये इसके इक्वल होगा? ये अब यही सोच में पड़ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर एग्जैक्टली चीजें ओवरलैप करें तो जो इसमें एंगल है वही एंगल इसमें भी होगा क्या? हो ही जाएगा। इसको कहते हैं CPCT, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। बाकी तीन चीजें मौजूद और सोचें कि क्या ये और ये इक्वल होंगे, तो टीचर ने कहा हाँ, जब तुम दोनों के फिगर ही इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो क्यों नहीं होंगे? जो बच गए हैं तीन, उनको ब्लाइंडली मानो इक्वल। बोले आपकी चीजें ओवरलैप कर रही हैं और आप यू आर डूबियस, आप संदेह में हो, संदेह में मत रहो। जो बच गई है तीन की ना इक्वल, तीन तो बची हैं कि नहीं, एक साइड बचा है, दो एंगल बचे हैं, उनको तुम सिंपली अनाउंस कर लो कि वो भी इक्वल। उस चीज को क्या कहते हैं? तो लिखोगी स्वास्तिका, क्या लिखोगी बोलो? बाई CPCT, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। लिखो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसका क्या मतलब होता है? करस्पॉन्डिंग, हाँ आपने जैसे बताया, जैसे जो 3 क्राइटेरिया हैं साइड एंगल साइड वाले, तो वो तो मतलब फुलफिल हो जाएंगे, लेकिन जो एक क्राइटेरिया जो बचता है वो मतलब CA और जो दूसरा ट्रायंगल है उसमें जो RP है, तो मतलब कोई भी दोनों में से जैसे RP को ज़्यादा आगे मतलब ऐसे फैला दिया तो फिर उसके ऊपर ओवरलैप तो होंगे ही ना। फिर ओवरलैप नहीं होंगे, फिर ये 6 भी तो हो जाएगा, फिर 7। हाँ, तो मतलब फिर जो फर्स्ट वाला है वो वैसे ही रहेगा, तो 7 बढ़ गया तो फिर कैसे होगा? तो फिर ऐसे ही नहीं फुलफिल होंगे। अगर यही तीन काम करेंगे, 100 झंडियाँ बना दें ऐसी, तो सारे इक्वल होंगे, फिर बाकी के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो CPCT से बोलो क्या हुआ बताइए? करस्पॉन्ड तीन चीज बची थी, कौन सी बची थी बोलो? एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल R, एंगल C अब R के इक्वल हो जाएगा। एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? P, एंगल C एंगल R के, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। और ये भी मुझे बताओ CA किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल RP, एंगल RP, एंगल नहीं बोलो RP बोलो, ठीक है। देखो अब ये चीज तुम यहाँ पे देखो, तुम्हारे में लिखा CPCT, पेज नंबर 86 में पढ़ो क्या लिखा है? दैट इज CPCT। अब जब CPCT आपने पढ़ लिया है, अब आप एक्सियम 7.1 देखो, दैट इज एसएस कॉन्वेंसी, उसे एक्सियम बोला है। पढ़ो जरा क्या लिखा है एक्सियम में? 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो एक्सियम 7.1, 2 triangles are congruent if two sides and included angle, बीच का जो एंगल होता है उसे इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। देखो मौजी, यहाँ के डायग्राम से तुम्हें समझा दें, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, इसको कहेंगे इंक्लूडेड एंगल। इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 sides and included angle of other triangle, अगर ऐसा हो then the 2 triangles are said to be congruent. If कब होगा? 2 side and included angle of one triangle are equal to 2 sides and included angle of other triangle. The answer repeat करो. Two triangles
get congruent when the two sides include one angle are equal to the other triangle of two sides and one angle. फ्रेमिंग और सेंटेंस गड़बड़ होगी, बोलो। Of one triangle, आप बोलो। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनकी दो भुजाएं और अंतर्निहित कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्निहित कोण के समान हो। इतने ही बोलना है आपको। इंग्लिश में, हिंदी में किसी को भी नहीं बात, फारसी में भी बोल दो तो चलेगा। सही बोलो, फ्लेमिंग तिरछी विरछी मत करो। नोजी से सुनो पहले। आप बोलो, बोलो आशीष। और फिर कुछ भी प्रीपोजिशन कहीं कुछ भी लगा रहे हो, फ्रीली यूज कर रहे हो। आप बोलो। चीजें तुम्हारे पास पहुंचते ही कठिन हो जाती, चाहे सरल चीज पूछी। चलो वन एंगल नहीं है, इंक्लूडेड एंगल। दिव्या बताइए। इफ नहीं, एफ से नहीं शुरू। आप बोलो श्रेया। पूरा तो स्पाइन झुका हुआ है, तो धनुष की तरह बैठोगी तो बताओगी क्या? उसी में तो रिस्पॉन्स होता है, सारा वहीं से ही तो जा रहा है माइंड में, फिर उससे रिस्पॉन्ड होता है, वही मुड़ा हुआ है। बोलो कैसे बता पाओगे? सिंपल चीज भी नहीं बता पाएंगे। Two triangles are congruent if two sides and angle of एंगल नहीं है, बोलो प्रभा। आयुष बताओ। एग्जाम्पल 1 में दिया है OA is equals to OB, ऐसा डायग्राम बना दिया है। क्या दिया है? देखो OA किसके इक्वल दिया है? OB के। और OC किसके इक्वल दिया है? OD। और क्या दिया है गिवन में? OA is equals to OB, OC is equals to OD। और दिया है, और कुछ नहीं दिया, दो ही चीज दी है। जो इक्वल दिया है उसको यहाँ इक्वल दिखाओ। OA इक्वल दिया है तो इसको ऐसे ऐसे इक्वल दिखाओ। OA और AB के इक्वल है। OC OD के इक्वल दिखाओ तो डबल डबल बनाओ। वो दूसरा अलग इक्वल तो उसको अलग साइन से शो करोगे। और आपको प्रूफ क्या करना है? बोलो। टू प्रूफ। पहला प्रूफ क्या है? बोलो। ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ये प्रूफ करना है। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? बोलो। अब इसका प्रूफ देखो। जब भी तुम्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो मोजी, तो फिर ऐसे लेना, इन दिस एंड दिस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल लोगे, दिस एंड दिस,
तो अब इन्हीं दोनों को करना है। किसको किसको करना है बोलो? AOD और किसको करना है? COD। दैट इज देखो इन ट्रायंगल AOD, सही है। और दूसरा कौन सा लोगे? जिन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वही ले लो, यही बिल्कुल उतार लो, बस एंड लगा के उतार। एंड ट्रायंगल BOC, तुम्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इसका मतलब है चीजें करस्पॉन्ड होंगी, तभी तो वैसे रखी गई है। ऐसे तो कोई फालतू में गलत चीज तो कॉन्ग्रुएंट कराएगा नहीं। इसका मतलब है A corresponds to B, O corresponds to O and C corresponds to D। कभी अगर AOD BOC के कॉन्ग्रुएंट है रिद्धि, तो क्या AOD COB के भी कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा। अब अलट पलट कोई रख देगा ट्रायंगल, सब बिगड़ जाएगी बात। जिसके है उसी के होगा। अभी किसी ने आज बोला, हमें नहीं मालूम, लेकिन किसी ने क्या बोला था? COD बोला था इधर से। आप समझो पूरा 1 घंटे की क्लास ही खराब कर दी उसने, जिसने भी समझा। हम ये नहीं कह रहे कि क्या वजह, लेकिन फिर भी है ना, समझ मेहनत कर रहा होगा पर दिमाग ही नहीं होगा जिसने बोला होगा। अब यहाँ आप देखो, समझ आ गया ना? AOD BOC के कॉन्ग्रुएंट है तो BOC के ही कॉन्ग्रुएंट होगा, सही है। अब देखो, जिनको तुमको मौजूद कॉन्ग्रुएंट करना है उनको वैसे ही लिख दो एंड। इस और इस ट्रायंगल में 3 चीजें तुमको दिखानी है। बताओ क्या तुम्हें AO को BO के इक्वल दिखाना है? तो लिखो AO इज इक्वल्स टू BO। क्या ऐसा कहीं गिवन है? कहाँ गिवन है? गिवन है ऊपर। तो या फिर आप कुछ भी लिख लो, अगर OA लिखना चाहते हो तो OA लिख लो, OA इज इक्वल्स टू OB, सही है। लेकिन ये लिखना पड़ेगा क्यों है? क्या ये गिवन है? गिवन को तो ले ही सकते हो। अच्छा, एक साइड आपने दिखा दी, कौन सी दिखाई बोलो? OA इज इक्वल्स टू OB। और मुझे बताओ क्या OC, यहाँ से देखो OD किसी के इक्वल गिवन है क्या? OD किसके इक्वल है? OC। इधर OD लिखना है स्वास्तिका, जिधर जो चीज है वही लिखना है। इधर OC नहीं लिख देना कि यहाँ OC लिखा तो इधर ही OC, ऐसे नहीं कर सकते। जो जिधर का ट्रायंगल है उधर की करस्पॉन्ड उधर ही लिखो। तो क्या लिखना है आपको बताइए? यहाँ पे OD है और यहाँ OC, सही है। अब तीसरी देखो, एक तुमने साइड ले ली और दूसरी साइड दूसरे के भी इक्वल कर दी कि OC OD के इक्वल है, लिख दिया कि नहीं? एक बीच का एंगल और इक्वल हो जाता तो बात बन जाती। क्यों इक्वल है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो हमेशा इक्वल होते ही हैं। तो 2 चीज गिवन थी, एक हमने जो थ्योरम्स है उनसे उठा ली। अपने लाइन से निकल चैप्टर में पढ़ा है कि नहीं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये मुझे बताओ कि एंगल यहाँ से AOD पे चलना है, चेक करो। तो अगर AOD पे आशीष चलेंगे यहाँ से यहाँ, तो बोलो वहां कैसे चलेंगे? AOD किसके इक्वल है? एंगल देखो ये बहुत अच्छा चले, ये सिंगल लाइन से डबल लाइन की ओर चले। तो AOD तो ये बहुत स्किलफुली चले, ये BOC सिंगल से इधर भी डबल चले। अगर ये ऐसा नहीं चले होंगे तो हो सकता है इन्होंने यहाँ से करस्पॉन्ड देख लिया होगा, AOD BOC, यहाँ से भी देखा जा सकता है। इट इज इक्वल्स टू एंगल BOC। और आशीष ये क्यों है बोलो? रोहित, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या शीर्षाभिमुख कोण कह दो, जिनके शीर्ष अभिमुख हो, जो सर से सर लड़ाए शीर्ष अभिमुख हो, तो उनको शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट है। हिंदी में भी बोल सकते हो, यहाँ कुछ वो नहीं है, ठीक है। आज़ादी से बोलो, फ्रीली। अब आगे बताओ क्या क्या चीजें इक्वल हो गई? S A और दूसरा क्या है? S। और यहाँ क्या क्या इक्वल हुआ बोलो? S A S। 2 साइड को इक्वल कर दिया एक एंगल को, और यहाँ पर भी S A S। तो क्या क्राइटेरिया लिखोगे? 3 चीज तो कर ली, एक तो तुमने साइड ले ली और एक क्या कर लिया? एक और साइड और एक क्या कर लिया? तो क्या लिखोगे? बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB, यही चीज लिख दो बिल्कुल। अब AOD किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया?
अब देखो इसका मतलब है प्रियांशु ए को बी की नोक पे रखना, ओ को ओ पे और डी को सी। इसका कई मतलब है, अगर यहाँ से कोई कट कर दे कहे रखो एक दूसरे के ऊपर, तो जहाँ जो है उसी पे रखना पड़ेगा। अच्छा अब तीन चीज और बची, तीन ही चीज तो तुमने इक्वल करी है। तो अगला इसका प्रूफ देखो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कहता है कि second part says prove AD is parallel to BC. ये देखो अब आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AD is parallel to BC। अब इसका प्रूफ देखिए, ये कह रहा है ये प्रूव करो कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये बताइए कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये एंगल इसके इक्वल हो तो क्या जेड बन रहा है? यस सर। फिर मैं ये बता दूंगा बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये मुझे बताइए कि एंगल OAD, एंगल OAD, ये दो लाइन है, ये सिर्फ तुमको बताना है कि ये OAD OBC के क्यों इक्वल, ये सिर्फ बताना। जबकि अभी अभी मैं प्रूफ कर चुका हूं कि ट्रायंगल AOD इसके कॉन्ग्रुएंट है BOC। तो तुम्हें ये बताना है कि OAD OBC के क्यों इक्वल है, OBC के क्यों, बताओ। बहुत अच्छा, इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी OBC, इन्होंने बोला बाई CPC। इतने बड़े हो गए हैं आशीष, तो कितनी बड़ी बात कह दी, और कोई नहीं बता पाया क्लास में, सिर्फ आशीष ने बताया। बोले सर आप कॉन्ग्रुएंट कर ही चुके हो, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो बचेंगे तीन हिस्से वो तो सर बराबर होंगे, ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है आपका, तो जाओ जो बचेंगे उनको भी बराबर कर दो। इन्होंने कहा OAB पूछ रहे हो सर, वो OBC के होगा, जाओ। अब बड़ी बात कही कि नहीं, इन्होंने क्या लिखवाया कि दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये ना लिखना चाहो तो ये लाइन लिखो, और नहीं तो इसका मतलब क्या है बोलो कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो इक्वल कर दिया। अगली लाइन अनुष्का तुम बता दो। इन्होंने तो आशीष ने इसको इसके इक्वल करके जस्टिफाई भी कर दिया। अगली लाइन बताओ। यस यही बात है, बट दीज आर, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो इस वजह से क्या होगा, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो क्या लाइन पैरेलल होती है? दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो क्या लाइन पैरेलल हो जाएगी? हो ही जाएगी। सो AD इज पैरेलल टू BC। आपको स्टेट करना है एक्सियम 7.1, और दूसरा काम है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो गिवन है वो भी मैं छोड़ रहा हूँ, वो प्रूफ भी छोड़ रहा हूँ। कितना काम है? यहाँ तक की बात हो गई। सेकंड पार्ट तुम्हें क्या प्रूव करना है, ये इसके पैरेलल है, तो ये बताओ ये एंगल इसके इक्वल क्यों होगा, OAD, ये प्रूव करना है। तो सेकंड का प्रूफ देखो, ये मुझे बताओ OAD अब OBC के क्यों इक्वल होगा, बोलो कोई भी, क्योंकि जो बची हुई चीजें हैं ये अभी यही एंगल प्रूव किया गया है, लेकिन अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो बचा है वो सब इक्वली होगा।
तो इसका मतलब है ये एंगल किसके इक्वल होगा, जो यहाँ का ए है, तो ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, बी को। तो मैं यहाँ लिया हूँ OAD, तो OBC, OAB और OBC इक्वल होंगे कि नहीं? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बचा हुआ पार्ट, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो। जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, चाहे वो एंगल हो चाहे साइड हो, वो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इतनी बात समझ आई? तो इसका मतलब ये क्यों हुआ, क्यों हुआ बताओ इक्वल? क्योंकि करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के क्या इक्वल होते हैं बोलो, करस्पॉन्डिंग पार्ट, जो बचे हुए पार्ट। करस्पॉन्डिंग का मतलब जो भी करस्पॉन्ड कर रहा है, इधर की साइड इसके करे तो ये इक्वल होगा, ये इसके करे तो इक्वल होगा। तो सही है, तो उसको क्या लिख दोगे, किस वजह से भाई, ये समझ में आया इतना कि नहीं? तो अब अगर ये इसके इक्वल है, कोई पूछे क्या ये भी इसके इक्वल होगा, क्या AD CB के इक्वल होगा? चेक करो, AD किसके इक्वल होगा, BC के। किसके इक्वल होगा? तो कह देना हाँ वो भी उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट से वो भी इक्वल होंगे। कोई पूछने आ जाए तो तुम सिंपली कह सकते हो, क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी एस्टेब्लिश हो चुकी है। चेक कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट तो हो चुका है ना पहले पार्ट में, तो उसका फायदा उठाओ। यहाँ फायदा उठाया जा रहा है, करस्पॉन्ड कॉन्ग्रुएंट तो हो गया है ना, तो उसके लिए हमने CP/CT लिखा कि जो बची हुई चीज़ें वो भी इक्वल होंगी। एक एंगल इक्वल कर भी चुका हूँ, लेकिन जो एंगल इक्वल किया है क्या वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? अभी जो एंगल इक्वल किया है वो कौन सा है? बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या वे लाइंस पैरेलल होती हैं? सो AD इज पैरेलल टू BC। बोलो, बात समझ आ गई? यही सही कर लोगे कि पूछना है, पूछो। चलो